हेलो डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि हर संडे हम लोग करते हैं सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट। तो आज भी मैं आप लोग के पास मौजूद हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर, जिस सेट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज के हम लोग सेट में सबसे पहले करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों को। ये संविधान का वो पार्ट है जिससे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे आवश्यकता अनुसार भुनाया जा सकता है। तो ये कहा था केटी साह ने। ऑप्शन नंबर सी केटी साह इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है। तो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए निःशुल्क न्याय के बारे में अनुच्छेद 39 का क कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण को निम्न में से किस संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। तो वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण को कौन से संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, तो वो था 42वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका के से अलग करने का जो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 50 है, यानी कि 50 है। याद रखिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में 50-50 बंटवारा हो गया, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये सकारात्मक भी होते हैं, वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, पर न्यायालय इस पे इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कहता है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होगा कि आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को उठाया है। 9वां क्वेश्चन कहता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित किसमें से अपनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरिश संविधान से अपनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को घोषित करता है। तो ये भी आपको पता होगा कि अनुच्छेद 39 जो है वो कल्याणकारी राज्यों के आदर्श को घोषित करता है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता समाविष्ट है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में प्रबंधन के कामगार की सहभागिता समाविष्ट है। ऑप्शन आपके पास ये हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूचना का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काम करने के लिए अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आपको पता ही होगा ये अनुच्छेद था 41, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। यानी कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ये प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के सभी बच्चों के लिए उनके वर्ष 6 वर्ष के होने के शुरुआती देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि शुरुआती 6 वर्ष तक
के बाद जो है बच्चा की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ये कौन से संशोधन के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, ये आपको बताना है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 यानी कि 86वां संशोधन। आपको कमेंट में बताना है कि 86वां संशोधन कब हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है वो अनुच्छेद 51 में है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में क्यों शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस पे पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और सी में। ए यानी कि सी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में, और ए आपको दिख रहा होगा संविधान की प्रस्तावना में। तो संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही बताते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो गाइस इससे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे सीयूटी एग्जाम में, रिगार्डिंग इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए चलते हैं आगे और एक सेट की ओर। ये सेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। इसमें लोग भारत की संघीय कार्यपालिका की ओर विशेष ध्यान देने वाले हैं। तो संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें फटाफट से आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए गाइस संघीय कार्यपालिका एक मुद्दा हमेशा से ही रहा है, और एग्जामिनर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये उनका फेवरेट टॉपिक भी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने हेतु प्राधिकृत करता है? तो पिछड़े वर्गों की जांच जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के अंतर्गत करते हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भंग कर सकता है। चौथा क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वित्त आयोग की जो स्थापना है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर फोकस कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारत के संघ की कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनती है? तो भारत के संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघीय मंत्रिपरिषद से लेकर बनती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म संभव कहता रहा? तो ऐसा कौन से राष्ट्रपति थे जो भारतीय को सर्वधर्म संभव के रूप में हमेशा इंगित करते रहे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन चलाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन जो है वो राष्ट्रपति ही चलाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग जो है ना, 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को क्षमादान मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के 71वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया? तो इम्पॉर्टेंट है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, किस विधानमंडल को सदस्यों की राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। आगे 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है, कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? तो उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ये 2 सदस्य जो हैं वो किसके द्वारा नामित किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है साहित्य, कला या फिर सामाजिक सेवा के क्षेत्र से
अगर कहें तो 12 व्यक्ति ही नामांकित कर सकते हैं। ऑप्शन में सी 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन या ध्यान में दीजिएगा, कहता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। 15 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो क्या व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे का अधिकार अनुच्छेद 71 के तहत किसके पास है? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा होता है और ये अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है किसे नियुक्त नहीं करता, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त नहीं करता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने पर पद से त्यागपत्र देना पड़ता है और आर्टिकल आपको याद रखना है कि 61 जो है वो महाभियोग के बारे में बताता है, इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति बनने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं था? तो आपको कौन सा आसीन नहीं था? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद नहीं थे। पीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन का भी वही काम था, उपराष्ट्रपति के बाद ये राष्ट्रपति बने और आर वेंकटरमन भी। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मैंने आपको बार-बार कहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। 21वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो आपको पता ही होगा कि झारखंड में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो कौन सी नियुक्ति है भाई जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास ये हैं, आपको सही आंसर लगाना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव जो है वो बहुमत दल यानी कि जो पार्टी जीतती है वो लोग मिलकर विशेष रूप से करते हैं, यानी कि संसद द्वारा ही किया जाता है। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति का अगर चुनाव देखना है तो नागरिक को कम से कम 35 वर्ष का हो जाना है। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए लागू रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि 2012 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से किसे राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त हुई? तो 2012 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से आपको पता ही होगा कि अनु आगा को अध्यक्षता प्राप्त हुई थी या सदस्यता प्राप्त हुई थी। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो एक ही व्यक्ति को कई बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसका संकल्प जो है वो राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाएगा। आगे देखिए याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि 29वां क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है आपको पता ही होगा वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 30वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो संयुक्त जो अधिवेशन है भारतीय संसद का वो एकमात्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है और आपको ध्यान में रखना है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। आगे देखिए 31वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का कार्यकाल और उसके शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्षों तक
के लिए निर्धारित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से लेकर कार्यकाल तक पूरा निर्धारित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 56 इसका सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 1,50,000 रुपये प्रति माह है, लगभग 1.5 लाख रुपये राष्ट्रपति को मिलता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन फोकस कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अनुच्छेद 352 के तहत प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तो अनुच्छेद 352 के तहत प्रथम बार जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो 1962 में की गई थी, 62 में की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1962 जब भारत चीन युद्ध हुआ था। आगे देखिए, 36वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने निर्वाचक सदस्यों के से मिलकर बने एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है? तो कितने सदस्य के निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछने का कोशिश कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2, संसद के दोनों सदन और राज्यों की विधानसभा के सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 37वां क्वेश्चन क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात घोषणा होने पर राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार स्थगित करने का अधिकार है, विषय सिवाय उन अधिकारों के जो निम्न अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त है। तो कौन से अधिकार अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति स्थगित नहीं कर सकता है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 स्थगित नहीं कर सकता है। आगे देखिए, 38वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 39वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो एकमात्र संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। 40वां क्वेश्चन कहता है कि संसद में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है भाई? आपको पता होना चाहिए कि संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल नहीं होते हैं। 41वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कहता है देखिए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, 42वां क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो आपको मेनली याद रखना है, 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए, 43वां क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति क्या होता है? तो आपको बार-बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, मतलब पद से वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्र का प्रमुख होता है। और 44वां क्वेश्चन आज का जो अंतिम प्रश्न है वो कहता है कि किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? मान लीजिए कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति जो है वो मैक्सिमम 6 महीना तक काम कर सकता है। तो हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया। पहला जो कवर किया वो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, और दूसरा यूई यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को कवर कर लिया, संघीय कार्यपालिका को कवर कर लिया। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न लगातार बनते हैं। संडे रिवीजन को पूरा अच्छा से देखिए, बेहतरीन रिवीजन कराया जा रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो यहीं बनेगा, जनरल टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।